बेटा हम लोग पहुंचे लिक्विडेटर अकाउंट पे, लिक्विडेटर चैप्टर पे। इस चैप्टर में हमको बनाना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। जो भी मैं अभी बता रहा हूँ ये आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इस लेक्चर में कि जो हमारे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड पे जो स्टेप 3 होता है उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। पेमेंट साइड पे जो स्टेप 3 होता है उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, मैंने बताया आप लोगों को स्टेप 1 में आता है सिक्योर्ड, स्टेप 2 में आता है लिक्विडेटर्स एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन, स्टेप 3 में आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, स्टेप 4 में आता है डिवेंचर होल्डर्स, स्टेप 5 में आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, स्टेप 6 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, स्टेप 7 में इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इन सारे स्टेप्स में जो स्टेप 3 होता है उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो ये एक लिस्ट है जो हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है। ये लिस्ट हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर क्या क्या आना चाहिए। अब एक्चुअली सारे के सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं अनसिक्योर्ड ही है, ये होते हैं अनसिक्योर्ड ही है, बट हम इनको अनसिक्योर्ड से पहले पे करते हैं। ठीक है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मतलब क्या? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब वो जिसके सामने हमने कुछ ना कुछ गिरवी रखा हो, कोई ना कोई एसेट हमने अपना गिरवी रखा हो, उसको सिक्योर्ड बोलते हैं। अनसिक्योर्ड मतलब वो जिसके सामने हमने कुछ अपना गिरवी या मॉर्गेज एसेट नहीं किया है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं अनसिक्योर्ड ही है, पर फिर भी इनको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हम लोगों को स्टेप 3 में पे करना होता है और प्योरली अनसिक्योर्ड को स्टेप 5 में। तो ये सब स्टेप 3 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट है, सुनना ध्यान से। पहली पॉइंट, अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट विद इन लास्ट 12 मंथ्स दैट इज इनकम टैक्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर will be considered as preferential creditor. Income tax or municipal tax of any other year will be considered as unsecured creditor. मैं इसका एक एग्जांपल बता दूं आपको। फर्स्ट पॉइंट का मैं एक एग्जांपल बता दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सपोज करो कि हमको जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है, सपोज करो क्वेश्चन में जो ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है उसकी बैलेंस शीट की डेट है 31/3/2021। ये बैलेंस शीट की डेट है, क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है, उसकी डेट दी हुई है 31/3/2021। अब एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में 1 नंबर में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स। आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स उसमें 2 अमाउंट दी हुई है, एक 2019-20 का मान लो, कोई भी अमाउंट मान लो 20,000, और एक आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स सेकंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 2020-21 का। ऐसे 2 अमाउंट दी हुई होगी, मान लो एक 20,000 और एक मान लो 25,000, ऐसा आपका क्वेश्चन दिया हुआ होगा। अब बैलेंस शीट की डेट क्या है 31/3/21। तो हमारा करंट ईयर कौन सा हुआ? हमारा करंट ईयर हुआ 2020-21। करंट ईयर कौन सा हुआ? 2020-21। ठीक है, अब जो 2020-21 की ये जो आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स है 2020-21 की 25,000 रुपीज, इसका जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो आंसर में जो ये वाला इनकम टैक्स है 2020-21 का 25,000 रुपीज, ये वाला 25,000 रुपीज विल बी कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इस 25,000 रुपीज को हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में लिखेंगे। 25,000 रुपीज जो करंट ईयर की इनकम टैक्स है, मतलब इस साल की इनकम टैक्स है। बैलेंस शीट की डेट है 31/3/21, तो 2020-21 जो हुआ ये करंट ईयर हुआ, तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हुआ। और इसके ऊपर वाला साल जो है 2019-20, इसका जो इनकम टैक्स हुआ 20,000, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आएगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब स्टेप 5 में आएगा। ठीक है, तो आप फर्क समझ सकते हो कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, मतलब स्टेप 3। लास्ट ईयर का इनकम टैक्स या उसके लास्ट ईयर का इनकम टैक्स या उसके लास्ट ईयर का इनकम टैक्स, करंट ईयर को छोड़ के जितने भी दूसरे ईयर्स हैं, जितने भी पुराने साल हैं, वो सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में। मतलब 2019-20 हो तो भी अनसिक्योर्ड में, 2018-19 हो तो भी अनसिक्योर्ड में,
2017-18 हो तो भी अनसिक्योर्ड में, सिर्फ करंट ईयर वाला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगा। तो ये एक रूल हो गया। दूसरी पॉइंट, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय और क्लर्क, ये नाम अच्छी तरह याद करना, एम्प्लॉय और क्लर्क। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय और क्लर्क, इसमें रूल क्या होता है, मैं यहां पे फिर से लिख के बताता हूं। इसमें रूल होता है, ए पॉइंट एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी, ए पॉइंट एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। बी पॉइंट 4 मंथ सैलरी, 4 मंथ्स सैलरी। सी पॉइंट ₹20,000 रुपीज पर क्लर्क या पर एम्प्लॉय, ये इसका रूल्स होते हैं। एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी, 4 मंथ सैलरी, 20,000 पर क्लर्क। इन तीनों में से विचएवर इज लोएस्ट, इन तीनों में से विचएवर इज लोएस्ट, whichever is least या lowest of the above 3 amounts, whichever is lowest of the above 3 amounts will be considered as preferential creditor। मतलब इन तीनों में से जो भी लोएस्ट अमाउंट होगी वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएगी। Whichever is lowest will be considered as preferential creditor, ठीक है। और कुछ रिमेनिंग अमाउंट भी आएगी एंड वो प्रैक्टिकल नंबर्स के साथ मैं बताऊंगा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एंड द रिमेनिंग अमाउंट आउट ऑफ द अबव will be considered as अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल ये 3 अमाउंट याद करो, 3 नाम याद करो। आउटस्टैंडिंग, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग सैलरी, 4 मंथ सैलरी, 20,000 पर क्लर्क। इन तीनों में से जो भी लोएस्ट हो वो प्रेफरेंशियल, बाकी जितना बचा वो अनसिक्योर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है अक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। मतलब कोई एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जिन लोगों को हम हॉलीडे देना चाहते थे, कोई एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जिनको हम हॉलीडे देना चाहते हैं, लीव देना चाहते थे, फिर भी उन लोगों ने अपनी लीव के दिन भी काम किया था, लीव लिया नहीं था, ठीक है। तो अक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज वो हमारे लिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। फिर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ओनली फॉर लास्ट 12 मंथ्स, जैसे मैंने इनकम टैक्स में बताया सिर्फ करंट ईयर वाला, लास्ट 12 मंथ्स मतलब करंट ईयर वाला। तो कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसको शॉर्टकट में ESI भी बोलते हैं, ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस लास्ट ईयर का, ये भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। कॉम्पेंसेशन अंडर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, ये अगर हमको पैसा पे करना बाकी हो तो ये भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है तो प्रोविडेंट फंड का फुल पैसा, फुल अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। पेंशन फंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। ग्रेचुइटी फंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। ये सब है ना, तीनों जो फंड्स हैं ये ओल्ड बैलेंस शीट में दिए हुए होते हैं लायबिलिटी साइड पे। तो मैं इस तरीके से लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा कि फुल अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग फंड्स इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। फुल अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग फंड्स इज कंसिडर्ड या शुड बी कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो एक प्रोविडेंट फंड, एक पेंशन फंड एंड एक ग्रेचुइटी फंड, ये तीनों की फुल अमाउंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होती है, ठीक है। लास्ट एक नोट, ये नोट बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ एनी पर्सन और मैनेजर और डायरेक्टर हैज ग्रांटेड अ लोन टू आवर कंपनी, ऑब्वियसली टू आवर कंपनी, इफ एनी पर्सन और मैनेजर और डायरेक्टर हैज ग्रांटेड अ लोन टू आवर कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, then his loan will also be considered as preferential creditor। मतलब अगर किसी आदमी ने हमको लोन दिया है,
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पैसा पे करने के लिए, अगर किसी आदमी ने हमको लोन दिया है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पैसा पे करने के लिए, तो उस आदमी का लोन भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट थी, ये आपको अच्छी तरह से याद करनी है। इनमें से कुछ भी दिया हुआ हो वो स्टेप 3 में आएगा। तो एक बार मैं स्क्रॉल करता हूं, सारा लिखना तैयारी वाले पेजेस में। ठीक है, इतना लिखो। ये मेरा नंबर है, कुछ भी सीखना हो कभी भी लिखते रहो।